हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रम झा और आज की हमारी वीडियो का नाम है हाउ टू प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट। आज के इस वीडियो में हम यह प्रूफ करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, लेकिन यह प्रूफ करने से पहले हमें वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन और वेव्स के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमें यह बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर्स का डिस्टेंस 2 सेकंड्स में ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर्स पर सेकंड। और इसी तरीके से हम दुनिया की सभी चीज़ों की वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक तो वेलोसिटी का कंसेप्ट काफ़ी सिंपल था, लेकिन यही कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन का सबसे पहला नियम हमें यह बताता है कि यदि आप किसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कभी भी यह नहीं बता सकते हैं कि आप ट्रैवल कर भी रहे हैं कि नहीं। आपको हमेशा यही लगेगा कि आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है और आप रेस्ट कंडीशन में बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप अपने घर में बैठे हों। लेकिन हम सब यह बात जानते हैं कि आपका घर इस पृथ्वी के साथ सूरज के चारों ओर घूम रहा है, और वो भी 30 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और इसी लॉजिक से आपकी वेलोसिटी भी 30 किलोमीटर पर सेकंड होगी, लेकिन आपको अपनी वेलोसिटी महसूस नहीं हो रही है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। अब इसको और आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अज्यूम कीजिए कि आप एक मूविंग बॉक्स में बैठे हैं जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकंड, और आपका एक दोस्त है जो कि ट्रेन के बाहर ज़मीन पर रेस्ट कंडीशन में है, और आपके हाथों में एक बॉल है जिसे कि आप अपने से 10 मीटर दूर खड़ी एक दीवार की ओर फेंकते हैं। और जब आप इस बॉल को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि बॉल ने 10 मीटर्स का डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रैवल कर लिया है, और इसीलिए आप इस बॉल की वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड मेजर करते हैं। लेकिन जब आपका दोस्त इस बॉल को देखता है तो वो इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड मेजर करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन की 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी की वजह से यह दीवार भी 1 सेकंड में 20 मीटर दूर चली जाती है, और ट्रेन की इसी एक्स्ट्रा वेलोसिटी की वजह से आपको दोस्त को लगता है कि बॉल की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन उठ सकता है कि आप दोनों में से सही कौन है। तो रिलेटिव मोशन के नियम के अनुसार आप दोनों ही अपने अपने अकॉर्डिंग सही हैं, और इसीलिए हम कभी यह नहीं कह सकते हैं कि किसी चीज़ की वेलोसिटी इतनी है। हमें हमेशा यह बताना होगा कि यदि किसी चीज़ की वेलोसिटी इतनी है तो वो इसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है आपके अकॉर्डिंग, और बॉल की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है आपके दोस्त के अकॉर्डिंग। अब हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेव्स के बारे में। वेव्स हमेशा ही किसी न किसी मीडियम में ट्रैवल करते हैं, और जब किसी मीडियम के पार्टिकल्स अप डाउन या फिर बैक फोर्थ मोशन में वाइब्रेट करते हैं तो उससे मीडियम में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, और इन डिस्टर्बेंसेस को हम कहते हैं वेव्स। और इन डिस्टर्बेंसेस के सबसे हाईएस्ट और सबसे डेंस पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रेस्ट्स, और सबसे निचले और सबसे कम डेंस पॉइंट्स को हम कहते हैं ट्रफ्स। और इसीलिए हम वेव्स को कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। और इस वेव में एक क्रेस्ट के क्रिएट होने के बाद दूसरे क्रेस्ट के क्रिएट होने में लगने वाले समय को हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इन दोनों क्रेस्ट्स के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। और एक सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ क्रेस्ट्स क्रिएट होते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और जब हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलती है। फ्रीक्वेंसी टाइम्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और अब इन तीनों कंपोनेंट्स की सहायता से हम किसी वेव की वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन क्रेस्ट पर यूनिट टाइम। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के रिलेशन की वजह से वेव की वेलोसिटी वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। अब हम यह देखते हैं कि किसी वेव की वेलोसिटी पर रिलेटिव मोशन का क्या असर होता है। इसके लिए आप यह अज्यूम कीजिए कि आप किसी मीडियम के अकॉर्डिंग रेस्ट कंडीशन में हैं, और मीडियम में एक स्पीकर है जो कि साउंड वेव्स को इमिट करता है, और आप इस वेव की वेलोसिटी को लैम्डा टाइम्स एफ मेजर करते हैं। लेकिन जब यह स्पीकर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करते हुए वेव्स को इमिट करता है, तब भी आपके लिए इस वेव की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बार आपके लिए इस वेव की वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको यह लगता है कि इसकी वेलोसिटी अभी भी सेम है। और जब स्पीकर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तब भी इस वेव की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है, और इस बार वेव की वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब आप खुद इस मीडियम के अकॉर्डिंग 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तब आपको लगता है कि इस वेव की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गई है, क्योंकि इस बार इस वेव की वेवलेंथ सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी इस बार बढ़ गई है। लेकिन जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगता है कि इस वेव की वेलोसिटी घट गई है,
क्योंकि इस बार वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। अब इन सब एक्सपेरिमेंट्स से हमें यह पता चलता है कि वेव्स की वेलोसिटी तभी चेंज हो सकती है जब ऑब्जर्वर और मीडियम के बीच में रिलेटिव मोशन हो, और जब ऑब्जर्वर और मीडियम के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब वेव की वेलोसिटी भी ऑब्जर्वर के लिए चेंज नहीं होगी। लेकिन तब क्या होगा जब मीडियम एग्जिस्ट ही ना करे। अज्यूम कीजिए कि एक वेव है जो कि बिना मीडियम के ही ट्रैवल करती है, और इस वेव के सोर्स को मैं नाम देता हूँ मैजिकल सोर्स। जब आप इस मैजिकल सोर्स के अकॉर्डिंग ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि आप रेस्ट कंडीशन में हैं और यह मैजिकल सोर्स ट्रैवल कर रहा है, और इसीलिए इस बार इस वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। इस बार फिर से इसकी वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, और इसीलिए इस वेव की वेलोसिटी किसी भी तरह से किसी भी ऑब्जर्वर के लिए चेंज नहीं हो सकती है, और ऑब्जर्वर के लिए इस वेव की वेलोसिटी हमेशा सेम या फिर कांस्टेंट रहती है। और लाइट की वेलोसिटी के कांस्टेंट रहने का भी यही कारण है, क्योंकि लाइट भी बिना मीडियम के ही ट्रैवल करती है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी सभी ऑब्जर्वर्स के लिए सेम रहती है। अब लाइट बिना मीडियम के ट्रैवल करती है, यह बात हमें सबसे पहले माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से पता चली थी, और यह सबसे पहले सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। अब जिसे जिसे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है वह इस वीडियो को यहाँ पर भी एंड कर सकता है, और जिसे नहीं पता है वह इस वीडियो को आगे तक कंटिन्यू कर सकता है। अब हम बात करते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की। जब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1865 में अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशन से हमें यह बताया कि लाइट एक वेव है, तो लोगों ने यह माना कि लाइट वेव भी बाकी वेव्स की ही तरह किसी न किसी मीडियम में ट्रैवल करती होगी, और लोगों ने इस मीडियम का नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। और क्योंकि लाइट बहुत ही दूर दराज के तारों से भी हमारे पृथ्वी तक आ जाती थी, तो लोगों ने यह माना कि यह ईथर सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और इसी ईथर को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए एल्बर्ट माइकलसन ने यह सोचा कि यदि ईथर सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी और ईथर के बीच में रिलेटिव मोशन भी होगा, और यदि यह रिलेटिव मोशन रियल में होता है तो ईथर की एग्जिस्टेंस भी प्रूफ हो जाएगी। और इसके लिए इन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। इसमें ये देखते हैं कि वो पृथ्वी के साथ इस मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, और जब ट्रैवल करते हुए अपने मोशन की डायरेक्शन में एक लाइट को इमिट करते हैं तो उनके लिए इस लाइट वेव की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब वो इस लाइट वेव को अपने मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमिट करते हैं तो इस बार भी उनके लिए इस लाइट वेव की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब वो इन दोनों डायरेक्शंस में लाइट को एक साथ इमिट करते हैं तो वो देखते हैं कि इन दोनों लाइट वेव्स की वेलोसिटी आपस में डिफरेंट है, और यदि यह डिफरेंस किसी तरीके से प्रूफ हो जाए तो ईथर की एग्जिस्टेंस भी प्रूफ हो सकती है। और लाइट के इस वेलोसिटी के डिफरेंस को प्रूव करने के लिए एल्बर्ट माइकलसन एडवर्ड मोरले की हेल्प लेते हैं, और यह दोनों मिलकर एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं जिसका नाम आगे चलकर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट रखा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक लाइट एक हाफ सिल्वर्ड मिरर पर पड़ती है, और इस मिरर की वजह से 50% लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर 1 की तरफ और बाकी की 50% लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर 2 की तरफ चली जाती है, और यह लाइट्स इन दोनों मिरर से टकरा कर वापस हाफ सिल्वर्ड मिरर पर मिलती है और आपस में इंटरफेयर करते हुए स्क्रीन पर पड़ती है। और इस इंटरफेरेंस के दौरान जब दोनों लाइट वेव्स के क्रस्ट्स आपस में मिलते हैं तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है और हमें एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है। लेकिन जब लाइट वेव्स के क्रस्ट्स और ट्रफ्स आपस में मिलते हैं तो लाइट वेव की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और हमें एक डार्क स्पॉट दिखाई देता है, और लाइट वेव्स के आपस में इस तरह से इंटरफेयर करने की वजह से हमें एक पैटर्न दिखाई देता है जिससे कि हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। और जब इस एक्सपेरिमेंट और ईथर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो इन दोनों आर्म्स की वेलोसिटीज आपस में डिफरेंट हो जाती हैं और हमें कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को इसकी जगह पर 45 डिग्री एंगल तक रोटेट कर देते हैं तो यह दोनों लाइट वेव्स एक सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं और हमें लगता है कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, और जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। इस पैटर्न में फ्रिंजेस अपने पहले वाली जगह से शिफ्ट हो जाती है और इस तरह से आने वाले शिफ्ट को हम कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट। यह सब कुछ एल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मोरले के एक्सपेरिमेंट की एक थ्योरी है, और यदि एक्सपेरिमेंटली रियल में भी यह फ्रिंज शिफ्ट देखने को मिल जाए तो यह प्रूफ हो जाएगा कि ईथर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब यह एक्सपेरिमेंट किया गया तो किसी भी तरह को कोई भी फ्रिंज शिफ्ट इन्हें नज़र नहीं आया, तो फिर इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि अर्थ और ईथर के बीच में इस समय रिलेटिव मोशन ज़ीरो हो। तो इसीलिए उन्होंने 6 महीने का इंतज़ार किया, क्योंकि 6 महीने बाद अर्थ अपने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लग जाएगी। लेकिन जब 6 महीने बाद फिर से यह एक्सपेरिमेंट किया गया तो इन्हें इस बार भी कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नज़र नहीं आया, और अंत में इन्होंने यह मान लिया कि यह एक्सपेरिमेंट एक फेलियर है
और किसी भी तरह के ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। और जैसा कि हमने वेव्स में पढ़ा था कि यदि कोई वेव बिना मीडियम के ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी सभी ऑब्जर्वर्स के लिए हमेशा सेम या फिर कांस्टेंट रहेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स।